हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल इन वर्ना एकेडमी। वेलकम टू यू ऑल इन वर्ना एकेडमी। क्या हाल चाल है भाई, सब बढ़िया। बिल्कुल, हमारी भी तरफ सब फाइन है। मैं आशा करता हूँ आपकी तरफ भी सब ठीक चल रहा होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसी सीरीज़ का मतलब है आपका हेलो एल्केन हेलो वेरीन में नया आपका जो है 3 क्वेश्चन इसमें कराएंगे। बिकॉज इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन है बच्चों, और कन्वर्जन में 20 क्वेश्चंस दिए हैं। कहने को तो आपका 10 पॉइंट क्या कहते हैं 19 है, बट 10.19 के अंदर 20 कन्वर्जन्स हैं, ठीक। तो अभी उसको स्टार्ट करता तो वीडियो बहुत लेक्चर बहुत लंबा होता है, इसलिए मैंने उसको जो है उसको 2 पार्ट में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपका कन्वर्जन ही रहेगा। तो 10 कन्वर्जन पहले कर चुके हैं और 20 और करेंगे, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक। इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस आसान हैं, बट फिर भी आपका सीरीज़ मैंने चलाया है तो इनको भी मैं कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। सो पेन कॉपी सब लोग के पास है, आशा करता हूँ सब लोग देखो तुरंत एक बार लिखा करो। नोट्स नो डाउट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, ठीक है। और बाकी के जो वीडियोज़ है बच्चों, इससे पहले आपके 7 लेक्चर और आ चुके हैं 7 एक्सरसाइज पे, बाकी 2 एक इंटेक्स पे एक एग्जाम्पल्स पे, तो वो अलग है, ठीक है। तो उनको भी आप 1 बाय 1 करके देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा और आसानी से चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आज आपका जो क्वेश्चन है 10.15 है। एक आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 10.16 मैंने जब लाइव क्लास लिया था तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 7 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब 2 उसके और है। जैसे 3 क्वेश्चन था क्या कहते हैं 10.16 में, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर 3 में एक मैंने एक्सप्लेन किया है, 2 आपको HW दिया था। आप खुद से ट्राई करिएगा, उसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं 10.16 लेक्चर नंबर 7 अगर आपको दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, तो वहाँ से भी आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए 10.15 देखा जाए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म आपको लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आंसर की हम बात करते हैं। आंसर 10.15, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इसका मैकेनिज्म हमें करना है। रिएक्शन क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, BuBr, ठीक है, प्लस KCN गिव्स आउट ETOH, ठीक है। H2O की प्रेजेंस में वाटर भी है, NBuCN। तो कुछ की टर्म्स हैं बच्चों, आप लोग जानते ज़रूर रहो उन की टर्म्स को। जैसे Me कहीं पे नज़र आए तो Me का मतलब होता है बेटा मेथाइल, ठीक है। Me स्टैंड फॉर मेथाइल, मेथाइल का मतलब CH3, ठीक। तो प्लीज़ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ठीक ET कहीं पे नज़र आए तो ET का मतलब क्या होता है एथाइल, ठीक। एथाइल का मतलब बोलो भाई C2H5, ठीक, क्लियर। Bu कहीं नजर आए, Bu का मतलब होता है ब्यूटाइल, ठीक है, C4H9, ठीक है। अब देखो ये NBu का मतलब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक। तो इधर भी NBu आपका बन रहा है, तो इसलिए इसको कोई जरूरी नहीं है कि मैं ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पे दिखाऊं, नहीं भी दिखाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए Bu का मतलब क्या है, ब्यूटाइल है, ठीक। और ET का मतलब क्या है, एथाइल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अलग से। ये कहीं ना कहीं आपको अगर नहीं पता होगा, एक सेकेंड बेटा, अगर नहीं पता होगा तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, ठीक। तो मैकेनिज्म में हम बात करें बच्चों, ठीक है। मैकेनिज्म का तो मैं कह सकते हो ना कि एक एक चीज़ों को मैंने तोड़ करके आपको सिखाया हुआ है कैसे होता है, ठीक है। बट फिर यहाँ पे है तो हमें सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, चलो पहले लिखते हैं BU, N हटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना, N मतलब नॉर्मल, ठीक है ना। मैंने BuBr लिखा तो ऑब्वियसली आपको पता है Br क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ये Bu में भाई कार्बन से ही जुड़ा होगा, C4H9 भी है तो ये कार्बन से जुड़ा होगा। कार्बन मैंने कहा था ना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये दोनों लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कार्बन के लगभग बराबर है। फेवरेबल कार्बोकेटाइन को करता है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस के पास है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस के पास है, क्लियर। बिल्कुल स्लाइटली पॉजिटिव यहाँ, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव है, ठीक।
चलिए हम मान रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हम फॉलो करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो है ये प्राइमरी है कि नहीं बोलो। ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, प्राइमरी होगा। ओपन कर दें एन आपका ब्यूटाइल, क्योंकि एन है, नियो नहीं है, आइसो नहीं है, ठीक। तो ये आपका जो है प्राइमरी, आइसो में भी प्राइमरी होगा, आप देख सकते हो करके, ठीक है। तो ये प्राइमरी है तो किसको फॉलो करेगा, SN2 को, SN2 को मैं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी और जीरो में आपका SN2 फेवरेबल रहता है, बताया था ना। सेकेंडरी टर्सरी इन सब के लिए आपका, स्पेशली टर्सरी के लिए जब आप जाते हो या सेकेंडरी के लिए, तो आपका वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वहाँ पे आ जाती है, तो SN1 आ जाता है। SN2 में क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। इससे क्या जनरेट हुआ बोलो, K+CN-, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। देखो Br हट रहा है, इसकी जगह कौन आ रहा है, Cn- आ रहा है, ठीक। तो Cn- जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और Br भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जाएगा ये आएगा, तभी तो हुआ। ये इससे क्लियर हो गया ये जो रिएक्शन टाइप है ये कैसा है बोलो, ये एक आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है बोलो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक। अब बात आती है Cn क्या है। Cn ध्यान दीजिए बच्चों, ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, यानी ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से। वैसे ये जो माइनस चार्ज है ये किसके ऊपर है, ये कार्बन के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक। तो यहाँ माइनस, यहाँ आपका जो है इक्वेलेंसी भी कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, आराम से बताऊं, समझो। पहले मैंने क्या कहा, KCN ब्रेक जब होगा तो KCN की बॉन्डिंग कैसे होगी बोलो, ऐसे ही तो कुछ होगी, यही तो है KCN। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये बॉन्ड कुछ कैसे ब्रेक होगा, मेटल है, प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ऑब्वियसली चार्ज माइनस किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर पहले से है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का और एक पड़ोसी का, ठीक। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब आगे देखिएगा, हाँ इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, बस आपको मैं बता रहा था, ठीक। अब यहां पे हमारा आ गया कौन भैया, Cn आ गया, ठीक। अब बात आती है कि ये C की तरफ से जुड़ेगा कि N की तरफ से जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो KCN AgCN का मैंने क्वेश्चन भी कराया है आप लोगों को, ठीक है, KCN AgCN का क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे नो डाउट ये दोनों तरफ से है, लेकिन एक दोनों पॉसिबिलिटी देखो, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी, एक जब ऐसे जुड़ेगा तो ये बन जाएगा BuCN जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। ये आपका इधर अटैक करेगा और इधर से ये बॉन्ड यहां से डिपार्ट होगा। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, पहले समझो। और दूसरा जो बनेगा, अगर N से जुड़ता है तो ये क्या बनेगा, BuNC, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड है, ठीक है, ब्यूटिल साइनाइड, ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, ठीक। तो ब्यूटिल का क्या जुड़ रहा है, कार्बन ही। अगर ब्यूटिल से मैं कहूं कौन सा एटम जुड़ रहा है इसका, इस एलिमेंट से, तो कार्बन जुड़ रहा है। तो यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड स्टेबल होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्टेबल होगा, बताया था ना, सिमेट्री, ठीक। तो यहां पे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पे आपका कार्बन कार्बन जुड़ेगा, ठीक। तो इसलिए क्या है, ये मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक। तो मोर स्टेबल आपका फेवर होगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक। और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये आपका नहीं बनेगा। कौन बनेगा, ये बनेगा। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ, ठीक। शुरुआत से बताया मैंने, क्वेश्चन लिखा, Br है, KCN आपका K+Cn- में टूट गया, ठीक। आपका एथेनॉल और वाटर एज अ सॉल्वेंट है आपका, ठीक, जो इसको क्या कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जहां से ये ब्रेक हो रहा है, N ब्यूटिल साइनाइड बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये तो यहीं पे क्लियर हो गया था, साइनाइड ही बनना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप जान लो क्यों नाइट्रोजन की तरफ से नहीं जुड़ा, क्यों ये आपका कार्बन की तरफ से, जबकि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल था, ठीक। तो क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन की तरफ से बनेगा। ब्यूटिल में भी कौन जुड़ेगा, कार्बन, ठीक। अब ध्यान दो, ये बैक साइड अटैक हो रहा है, ठीक। क्यों हो रहा है बैक साइड अटैक, सबको पता है ना, क्योंकि आपका SN2 में बैक साइड ही होता है, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे आप जो है चाहे एन, हाँ CnBu लिख दो या BuCN, ऐसा कोई वो नहीं है आपका, ठीक है, अभी आप लिख सकते हो क्योंकि हम वो चीज़ नहीं बता रहे। अब ध्यान दो, ये जब टूटा आपका Br माइनस और Bu प्लस, ठीक, कैसे टूटा, क्योंकि ये सामने देखो बेटा ऐसा दिया हुआ है उसने, ठीक है, तो ये आपका जो है ऑलरेडी मैंने वही सिंपल उतार दिया है, ठीक है। वैसे आपका इन्वर्जन होगा, ये आपका Cn आगे आ जाएगा और Bu आपका उधर चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि SN2 को हम कंप्लीटली वो दिखा नहीं रहे, ट्रांजिशन स्टेट भी इवन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अटैक बैक साइड होगा, बैक साइड जब अटैक होगा, ध्यान दो Cn पे माइनस है, ये अब क्या होगा, जैसे जैसे यहां से ये टूटना स्टार्ट करेगा, क्योंकि Br बेटर लीविंग ग्रुप है, आसानी से अपनी पोजीशन को छोड़ सकता है बेटा, Br पे आ गया माइनस चार्ज और ये Bu पे आ गया प्लस चार्ज, तो ये Br माइनस जैसे निकलेगा, ये कंप्लीटली यहां से निकल जाएगा और ये BuCN से जुड़ जाएगा, ठीक, तो आपका प्लस क्या बनेगा, प्लस Br माइनस बनेगा, ठीक। तो मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं था बच्चों, ठीक है, आपको आंसर यहीं से लिखना था, मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था, क्योंकि सिंपल Br जाना था और Cn आना था, इतना ही था आपका, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये तो मैं समझाने के लिए सारी चीजें बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा ना भैया, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये सिंपल दिखाना है आपको, एक नंबर जो मिलेगा ना वो इसी पे मिलेगा, Br गया Cn आया, बस कुछ नहीं करना, ठीक है, नोट हो गया, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़े। अब बच्चे सोच रहे हैं सर थैंक यू क्यों बोले, है ना, क्योंकि आप बच्चे बड़े अच्छे से लिख रहे हो सब, है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 10.16 तो हो चुका है, 17 पे बात करते हैं, ठीक है, 10.17 देखते हैं, ये भी आसान आपको लगेगा। 10.17 आंसर, ठीक, क्या है भैया, आउट ऑफ दिस C6H5CH2Cl, ठीक है ना, और क्या है दूसरा C6H5CH, एक काम करें, हाँ ठीक है, बॉन्डिंग की तरफ से दिखा देते, ये हो गया, ठीक है, और यहां आपका बनेगा C6H5 विच इज मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड बाई एक्वस NaOH, ठीक है, कौन आसानी से हाइड्रोलाइज होगा, ठीक, कौन आसानी से हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, एक्वस NaOH के द्वारा, ठीक है, क्लियर, हाइड्रोलिसिस होनी है, ठीक है। अब ये होगा कि ये होगा, आपको पता है दो मैकेनिज्म होती हैं, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, है ना, याद है ना, एक्वस NaOH में क्या होना है, सब्सटीट्यूशन होना है, Cl जाएगा OH आएगा, ठीक, लेकिन सब्सटीट्यूशन में दो तरीका है, एक है SN2 और एक है आपका SN1, ठीक। अगर आंसर लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इससे जब कार्बोकेटाइन भाई Cl निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा बोलो, C6H5, थोड़ा सा ऊपर लिखें क्योंकि यहां आंसर लिखेंगे, ठीक है, इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा C6H5CH2 प्लस Cl माइनस, am I right? इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ ऐसे टूटा होगा, ये भी ऐसे टूटा होगा, ठीक, इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा C6H5CH प्लस C6H5, क्लियर। अगर हम ध्यान दो, अगर हम SN2 मैकेनिज्म फॉलो करें तो किसमें सब्स्टिट्यूशन तेजी से होगा, तो SN2 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को फेवर करता है, नहीं, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होगा तो वो SN1 को फेवर करता है। अब इन दोनों में देखो कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि देखो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहां से निकल आ जाएंगे, एक स्ट्रक्चर ये और 3 ये, और वही हाल है 3 यहां से भी, क्योंकि एक तो आपने ले ही लिया, ठीक, 3 यहां, तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कार्बोकेटाइन मूव कर रहा है वो 7 स्ट्रक्चर्स में यहां पे मूव कर रहा है। यहां पे देखो एक ये स्ट्रक्चर और 3 बेंजीन की वजह से, तो कितने हो गए, 4 हो गए भाई, एक बेंजीन में 3 आपके बनते हैं और ये एक खुद का स्ट्रक्चर, तो 3 इधर से 3 इधर से, एक खुद का, 7 हो गया, इधर से आपका 3 और इधर एक आपका, ठीक, मतलब एक खुद का और 3 इधर से 4। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक। लेकिन किसके थ्रू, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन लेता है, क्योंकि जहां पे 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी, ठीक, 2 स्टेप मैकेनिज्म का मतलब SN1 के केस में ये क्या होगा, मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक,
और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोलो SN2 की बात करें, इन दोनों में ये आपका क्या होगा, मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड। इसमें कहीं पे भी नहीं पूछा, कहीं पे देखो नहीं दिया है कि SN2 के थ्रू करना है कि SN1 के थ्रू करना है। तो जब कभी भी ऐसे ओपन क्वेश्चन आ जाएं कि हमें लिखना क्या है, तो जो पॉसिबिलिटी होगी दोनों आप लिख करके आओगे, ठीक। तो ये हो गया। अब ध्यान दो, अब इसके कंपैरिजन में ये वाला लेस हो जाएगा, ठीक, और इसके कंपैरिजन में ये वाला लेस हो जाएगा, ठीक। लेस और मोर समझ में आया भैया, क्लियर है ना। मतलब ये ज़्यादा आसानी से हाइड्रोलाइज होगा, ये आपका उतने आसानी से नहीं होगा, लेस होगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाला लेस होगा, ये आपका मोर होगा। क्यों, बस केवल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। कार्बोकेटायन जितना कम स्टेबल होगा वो उतना SN2 को फेवर करेगा, कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना SN1 को फेवर करेगा। तो प्लीज़ अपना आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। stabilization of carbocation is quite more due to resonance, ठीक है ना। हाँ, यहां पे भी है बट लेस है, ठीक है। यहां पे भी रेजोनेंस है बट लेस है, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिएगा, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़े। 10.18, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने जो है इस तरीके से बना दिया है। चैप्टर इतना बेहतरीन पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ के लगाओगे तो और मजा आएगा, है ना। डायरेक्टली भी लगा रहे हो फिर भी मेरी कोशिश है कि समझ में आ जाए। 10.18 देखो, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, ठीक है। इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पैरा देख लो भाई पहला, ठीक, ये आपका हो गया पैराडाइक्लोरोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक। हाँ, ये आपका जो है क्या हो गया बोलो, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन हो गया, और ये आपका हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर। सबसे ज्यादा सिमेट्री कहाँ है, ये आपका क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल है, हाँ, ये सिमेट्री कह सकते हो, सिमेट्रिकल है, सिंपल, ठीक। अगर सिमेट्रिकल होगा, समझो, अब इसमें क्वेश्चन यही है कि इसके पास पैराडाइक्लोरोबेंजीन के पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ऑर्थो और मेटा से। इवन क्वेश्चन एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है बट मेल्टिंग पॉइंट ही पूछता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, सॉलिबिलिटी लो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सॉलिबिलिटी, ठीक, यही है, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सॉलिबिलिटी, ठीक है। किसके कंपैरिजन में बोलो भाई, एक मिनट, ये, ठीक है, ऑर्थो और मेटा आइसोमर से, ठीक है, मतलब इन दोनों से। इसका सिंपल सा आंसर है, ये सिमेट्रिकल है। ये क्या होगा, लैटिस में, है ना, लैटिस स्ट्रक्चर में इसके ज्यादा नंबर्स आएंगे कम स्पेस में, क्लोजली पैक्ड होगा, है ना। तो ये कह सकते हो ना, ये आपका होगा that is why will be closely packed in lattice structure. That is why will be क्लोजली पैक्ड इन लैटिस स्ट्रक्चर, है ना। तो अपने क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड होगा, सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी required
greater amount of energy is required to break या to dissociate ठीक है, टू डिसोसिएट। ध्यान दो, अगर क्लोजली पैक्ड हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया सिमेट्री की वजह से, इन दोनों में सिमेट्री नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, उतना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बनेगा तो कम एनर्जी में ही ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक, और ज्यादा एनर्जी में ये ब्रेक होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्लोजली पैक्ड है, अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इसलिए इसको हीट करने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक। कहने का मतलब इसको बॉयल करने के लिए या मेल्ट कराने के लिए, ठीक है, पहले तो आपका जो है क्या होगा, हम लोग जब हीट करेंगे ये सॉलिड स्टेट में तो मेल्ट होगा, फिर जाके बॉयल होता है, कोई भी चीज़ पहले मेल्ट होती है फिर जाके बॉयल होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा आंसर क्या है कि ये सिमेट्रिकल है इसलिए क्लोजली पैक्ड है। क्यों क्लोजली पैक्ड हुआ, क्योंकि मतलब ये सिमेट्रिकल होने के कारण एक अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट हुआ, और फिर क्या होगा, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी। तो ध्यान दो, जब ये टूटेंगे ही नहीं तो डिसोसिएट कैसे होंगे, तो सॉल्युबिलिटी लो हो गई और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, ठीक। तो आंसर यही आप लिख सकते हो, है ना, बिकॉज, है ना, आप लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। देखो एक फ्लो चार्ट में बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, है ना, अब यहां से मैंने लिख दिया है दैट इज वाई विल बी क्लोजली पैक्ड इन लैटिस स्ट्रक्चर, सो, है ना, सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, है ना, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, बस आपका हो गया, ठीक है, यही आपका, ये मेन निचोड़ यही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सिमेट्री नहीं है इसलिए ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, नोट कर लो, ज़्यादा बेहतर है पॉज करके, ठीक है। सो चलिए भाई, सबको समझ में आया, क्योंकि इसमें कुछ मुझे नहीं लगता इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ थे, और हम लोगों ने इससे पहले भी चैप्टर पढ़ते समय इसका डिस्कशन हमने किया हुआ है, ठीक। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, एज आई एम थिंकिंग आप लोगों ने समझा होगा इन तीनों क्वेश्चन में, ठीक, और मज़ा आया होगा। सो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे कन्वर्जन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था, कन्वर्जन अगर आपको आ गया तो ऑर्गेनिक आपको आ जाएगी। कन्वर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके डियर चिल्ड्रन, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट, प्लीज कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।